देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। सबसे पहले तो इस अखबार को देखिए जरा सा, ये देख लिया आपने क्या लिखा है? मोदी मैजिक बरकरार। ये लीजिए, अखबार को मैंने फेंक दिया। कहाँ फेंका समझ गए होंगे आप। क्या वाकई मोदी मैजिक बरकरार है? क्या वाकई योगी का बुलडोजर चल गया? क्या वाकई साइकिल पर बुलडोजर भारी पड़ा? क्या वाकई योगी आदित्यनाथ के काम पर जनता ने मोहर लगा दिया? या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषणों की वाहवाही हुई? या क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की नीति या पिछले सरकार के 5 साल के कामकाज ऐसे थे कि उत्तर प्रदेश में तमाम तर कोशिशों के बाद भी विपक्ष चारों चित औंधे मुंह गिर गया? इन सब सवालों का जवाब आपको ढूंढना चाहिए, और आपको ही नहीं, तमाम राजनीतिक दलों को भी इसका जवाब ढूंढना होगा। और उनको ही नहीं, उन समाज सेवियों को भी, और कथित तौर पर जाति के आधार पर संगठन बनाकर अपने आप को नेता बनने वाले तमाम लोगों को भी इन सभी कड़वे सच्चाई को जानना पड़ेगा कि आखिर ये जनादेश जिसे कहा जा रहा है, क्या इसमें जनादेश ये है या इसके पीछे कोई और खेल है? क्या वाकई जनता ने विपक्ष को नकारा है या और कोई मामला इसके अंदर है? मैं समझता हूं जब आप गौर करेंगे, 2-3 उदाहरण पहले आपके समक्ष रखूं, बड़े इत्मीनान से सुनेंगे और सुनेंगे भी, कमेंट भी करेंगे, आप राय भी देंगे। पहला उदाहरण, आपने वाराणसी में वो गाड़ी जो ईवीएम से भरी हुई थी उसकी तस्वीर तो देखी होगी, लेकिन ये अंतिम चरण था चुनाव का। उसी अंतिम चरण में आपने आजमगढ़ में भी एक पकड़ी गई गाड़ी को देखा होगा। जी हाँ, उसी अंतिम चरण में कुशीनगर में भी आपने वो तस्वीर देखी होगी और बरेली में भी तस्वीर देखी होगी। लेकिन क्या प्रथम चरण की कोई तस्वीर आपके पास है क्या? द्वितीय चरण में किसी ईवीएम से भरे गाड़ियों को इधर उधर ले जाते हुए उसकी तस्वीर है क्या? मैं समझता हूं जवाब में आप नहीं देंगे। तीसरे चरण में भी ऐसा कुछ आपके पास नहीं गया होगा जिससे यह लगे कि शायद लोकतंत्र के प्रहरी को सजग होने की आवश्यकता है। चौथे चरण में भी नहीं। लेकिन जैसे ही 5वें और 6ठे चरण के बाद चुनाव अंतिम दौर में पहुंचा तो ये बातें सामने होने लगी, सार्वजनिक होने लगी कि न सिर्फ ईवीएम की हेराफेरी हो रही है, बल्कि उन मतपत्रों को भी जो कि कर्मचारियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है, यानी कर्मचारी जो है वो अपना मत आज भी मतपत्रों के द्वारा देते हैं, उनको अफसरों ने अपने कब्जे में ले लिया और अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जा रहा। ये सारी बातें तब आई जब चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका था। इसका मतलब है कि प्रथम चरण के चुनाव में भी ये खेल हुआ होगा और किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं गया था। एक बात और याद आपको दिला दूं, जब भी कोई आपत्ति और ऑब्जेक्शन होता है तो पहले ही हो जाता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हुआ, हर जगह चुनाव में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती होती है। सीआरपीएफ को भेजा जाता है, सीआईएसएफ को भेजा जाता है, बीएसएफ को भेजा जाता है, तिब्बत सीमा पुलिस को लगाया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में गुजरात पुलिस की ड्यूटी लगी। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, वाराणसी में वाजफ्ता इस पर आवाजें उठी, डीएम ने इस पर स्पष्टीकरण भी दिया। गुजरात पुलिस, जी हां, गुजरात राज्य पुलिस, यदि दूसरे राज्य के पुलिस की आवश्यकता है तो पड़ोसी राज्य बिहार था। वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, देवरिया के लिए तो बिहार पुलिस सबसे सुइटेबल था। भाषा, जुबान, कल्चर भी उसका मिलता जुलता था। वो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में बड़ी अच्छी मदद कर सकता था। दूसरी सीमा जो है वो राजस्थान से मिलती है। मथुरा, आगरा और झांसी का जो क्षेत्र है, राजस्थान और मध्य प्रदेश से इसकी सीमा मिलती है। तो अगर राज्यों के पुलिस की आवश्यकता थी तो आपको राजस्थान की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस इत्यादि का भी सहारा लिया जा सकता था। लेकिन गुजरात पुलिस की ड्यूटी लगी। एक सवाल। दूसरा सवाल चुनाव आयोग का कि पूरे अखबार, 1.5 महीने के अखबार को, आज भी अखबार जलाए नहीं गए, आज भी अखबार सुरक्षित हैं। 1.5 महीने के अखबार को आप उठाकर देखें, उस अखबार में कहीं भी खबर शब्द नहीं है। पूरे के पूरे अखबार में विज्ञापन है। विज्ञापन पूरे फ्रंट पर, बैक पर, कवर पर, और साथ ही साथ जो अंदर खबर है वो खबर भी पेड न्यूज है, यानी वो भी विज्ञापन। चुनाव आयोग भी अखबार पढ़ता होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान नहीं लिया। वर्चुअल रैली का दौर चल रहा था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैराना आए थे
चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं। वही वही थूक वाला, आपको याद है नहीं, याद दिलाता हूं, भारत के लोग भूलते बहुत हैं। थूक वाली पदयात्रा जो अमित शाह जी की थी, वो तो दृश्य आपको याद होगा। वो थूक था या चूक था और क्या था, वो तो अब लोगों को समझ में आ रहा। और बड़ी भीड़ रही। योगी आदित्यनाथ जी गाजियाबाद आए, बुलंदशहर गए, तमाम जगह गए। विपक्ष को रोका गया कि नहीं साहब, कोरोना गाइडलाइन का नियम है, आप रोड शो नहीं कर सकते हैं। आखिरी में जब इन लोगों ने रोड शो और सब शो कर लिया, तब विपक्ष सब फिर अपनी गाड़ी लेकर निकला, लेकिन विपक्ष खामोश रहा। गलती है जिसकी सजा मिली है। जनता ने नहीं नकारा, ये मैं असल बताने आया हूं। जनता ने नहीं नकारा, जनता ने स्वीकार किया, लेकिन विपक्ष के नेताओं में वो विवेक नहीं था, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, जिससे वो समझ पाते कि यहां खेल क्या हो रहा है और इसका काट क्या करना चाहिए। वो नहीं हो पाया, जिसके कारण परिणाम ये हुआ है। अब रैलियां चलने लगी तो लगातार रैलियां चल रही हैं, रोड शो चल रहे हैं। उनके पास सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन विपक्ष के पास नहीं था, अखिलेश यादव जी के पास नहीं था, जो जमीन की हकीकत से रूबरू कराता। लेकिन आखिरी में जब रूबरू कराया गया तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने समर्थकों से कहते हैं वो बूथ की स्ट्रांग रूम की सुरक्षा करें। तो स्ट्रांग रूम में तो 10 फरवरी से ही ईवीएम डाल दिए गए। तो 10 फरवरी से लेकर और 5 मार्च तक आपने ये ऐलान क्यों नहीं किया, अपने समर्थकों को क्यों नहीं कहा कि वो स्ट्रांग रूम की सुरक्षा करें? उस वक्त ही सतर्क और सचेत होने की जरूरत थी। जो पंडाल, जो टेंट और तंबू 5 मार्च के बाद गाड़े गए थे, वो टेंट और तंबू पहले भी गाड़े जा सकते थे। ये तो एक बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग जैसे स्वायत्तता प्राप्त और ताकतवर संस्थान के रहते हुए लोकतंत्र में आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई कि आम पब्लिक ईवीएम की सुरक्षा के नाम पर सड़क पर उतरे? डीएमओ, एसपीओ और इस तरह के बड़े तमाम पदाधिकारियों की गाड़ी को रोके और उसे सर्च करे, जांच करे। मतलब है कि कहीं ना कहीं अविश्वास का वातावरण बन रहा। आखिर वो कौन लोग थे जो डीएम की गाड़ी को रोक रहे थे? आखिर वो कौन लोग थे जो तंबू गाड़ रहे थे? आखिर वो किराए को तो कोई थे नहीं। ये सारे लोग मतदाता थे जो बदलाव चाहते थे और उन्हें डर था, उन्हें मन में उनके शंका थी कि खेल खराब हो रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ी की जा रही। कुल मिलाकर चुनाव आयोग के एक एक कारनामे को अगर उजागर किया जाए तो आप मान लें इस बात को कि जो कुछ भी हुआ इस चुनाव में, जो परिणाम भी आया है, वो परिणाम कहीं से भी आम मतदाताओं का जनादेश नहीं कहा जाएगा। लोकतंत्र में चुनाव होना ही एक बड़ा लोकतंत्र है और जनादेश के नाम पर इसे स्वीकार किया जाता है। सो सबको स्वीकार करना है, लेकिन एक बार चिंतन और मंथन करना है कि क्या जनता ने इन्हें नकारा है या भारत का चुनाव आयोग ही नाकारा शब्द उर्दू में कहा जाता है, यानी उस काम का नहीं है जिस काम के लिए इस आयोग का गठन किया गया। आप याद कीजिए टीएन शेषन के ज़माने को और फिर आप कल्पना कीजिए कि क्या टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे या नहीं थे, और अगर वो थे तो अब जो है वो क्या हैं? क्या दोनों में कहीं से भी मेल खा रहा है? दोनों की कार्यशैली, यानी एक नहीं अनेकों प्रश्न है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सिलेक्टेड चैनल को मन खबर दी जाती है। जिस चैनल से ये डर होता है कि वो सवाल पूछ देगा, उसे पता भी नहीं चलता है। ये पूरे चुनाव में ये प्रक्रिया चलता रहा। कई मन शिकायतें की गई, कोई एक्शन नहीं हुआ। मंचों से पार्टिकुलर गालियां दी गई, मंचों से अभद्र शब्द कहे गए, मंचों से धर्म विशेष को टारगेट किया गया और पूरे चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश की गई। लेकिन चुनाव आयोग अपने मुंह पर पट्टी लगाए रहा। किसी एक पर भी, एक सिंगल किसी नेता पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो नेता नगरी की बात हो गई। अब अफसरों की आप देख लें, अफसर धमका रहे हैं, अफसर डरा रहे हैं लोगों को, अफसर घूम रहे हैं और अफसर वो सब कुछ कर रहे हैं और अफसर की शिकायत जा रही है चुनाव आयोग से, लेकिन अफसर पर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या समझा जाएगा साहब? इसे कैसे जनादेश कहा जाएगा? इसे कैसे कहा जाएगा कि जनता ने नकार दिया? और हाँ, चलते चलते एक बात और कह दूं, चूंकि समाजवादी पार्टी को MY का आधार पार्टी कहा जाता, मूलाधार MY के नाम से जाना जाता है। आजकल कुछ सरफिरे
एम से जुड़े यानी मुस्लिम सोशल मीडिया पर बड़े लंबे लंबे पोस्ट कर रहे हैं, यादवों ने धोखा दे दिया, जाटों ने धोखा दे दिया। एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा इस पर, एक एक सीट का आपको रिपोर्ट, एक एक सीट का पूरा डिटेल आपके हवाले करूंगा, जिसमें यह साबित करूंगा कि यादवों ने भी वोट दिया और जाटों ने भी वोट दिया। हाँ, 100% नहीं दिया और सभी सीटों पर नहीं दिया, लेकिन यह कहना कि नहीं दिया यह सरासर गलत है और यह भी प्रायोजित है और आपस में भेदभाव को बढ़ाने वाला शब्द है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। उन तमाम वर्गों ने वोट दिया जिन वर्गों के वोट की आशा और उम्मीद थी समाजवादी पार्टी को। हां, प्रतिशत में 2-4-5% कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन कहीं यह कतई नहीं माना जाएगा कि जाट या यादवों ने वोट नहीं दिया या राजभरों ने वोट नहीं दिया। 12 से 14 ऐसी सीटें हैं जिनका डिटेल मैं निकाल कर रख चुका हूं, उस पर स्पेशल एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि तमाम लोगों ने वोट दिया है। इसलिए इस तरह के पोस्ट भी न किए जाएं। यह भी एक चाल है कि पोस्ट करके बने बनाए समीकरण को वापस फिर बिगाड़ा जाए ताकि आने वाले चुनाव में इस तरह का फिर एक मजबूत विकल्प जो है वो तैयार न हो सके। कुल मिलाकर पार्टियां लोकतंत्र में हारती और जीतती हैं, सभी लोग हारते और जीतते हैं, यह स्वभाव है लोकतंत्र का, खूबसूरती है लोकतंत्र की। पर सौहार्द को बनाए रखें, प्रेम को बनाए रखें, प्यार को बनाए रखें, समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें और चुनाव आयोग के इस मनमानी पर कैसे अंकुश और विराम लगे, चुनाव आयोग जो है वो कैसे पारदर्शी हो और कैसे उस पर ज़्यादा से ज़्यादा भारत के लोगों का विश्वास जो है कायम हो, इस प्रयास में अब काम करने की ज़रूरत है। मिलजुल कर, सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है और सबको मिलकर जब काम करेंगे सब मिलकर, तो चुनाव आयोग सही रास्ते पर आएगा और फिर विश्वास कायम होगा, फिर चुनाव होगा, फिर लोकतंत्र का त्यौहार होगा, फिर आप जो है धूम मचाएं और गाने गाएं, लोकतंत्र की जयकारा लगाएं। बने रहें देश की सच्चाई के साथ। शुक्रिया।